निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जां बचा के चले। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा है। तकरीबन 70 साल से ज्यादा का अरसा मुल्क की आज़ादी को हो चुका है, लेकिन आज मुल्क जिस दोराहे पर खड़ा है वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या आज भी मुल्क हकीकी आज़ादी से कहीं कोसों दूर तो नहीं रह गया। मुल्क में बढ़ते हजूमी तशद्दुद के वाकयात, खवातीन पर हो रहे मजालिम, आइन पर हो रहे हमलों और मजहबी मुनाफरत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिस्टम और इंतजामिया के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाया जा रहा है। मुल्क के एक मखसूस तबके को आए दिन निशाना बनाया जा रहा है। कभी पंसारे, दाभोलकर, गौरी लंकेश को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी अग्निवेश और उमर खालिद जैसे समाजी कारकुनों पर हमले होते हैं। उमर खालिद पर हमले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और पुलिस अपना काम कर रही है। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर जेएनयू के स्कॉलर उमर खालिद पर हुए जानलेवा हमले ने एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसियों पर, इंतजामिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो बेखौफ आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सिस्टम खामोश क्यों बना है। एक के बाद एक मुल्क में जिस तरह से इंटेलेक्चुअल्स पर या जो लोग समाज में हो रही कई दूसरी तरह की बुराइयों पर आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत लंबी फहरिस्त है और हर फहरिस्त में हर नाम जो सामने आता है, उस नाम के बाद आखिर उसका गुनहगार कौन है, इस तक पहुंचने में भी काफी वक्त सिक्योरिटी एजेंसियों को लग रहा है। और कई मामले तो ऐसे हैं कि जिसमें अब तक सिक्योरिटी एजेंसियों को कोई खातिर खाह कामयाबी भी नहीं मिल पाई है। इसमें वो तमाम चेहरे, वो तमाम नाम शामिल हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कुछ ऐसा ही वाकया गुज़िश्ता रोज भी हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम था जिसका उन्वान था खौफ से आज़ादी। तो उस प्रोग्राम में भी जहां पर लोग इसलिए जमा हुए थे कि खौफ से आज़ादी के नाम पर एक ऐसा माहौल हो, एक ऐसी बातचीत हो जिससे सच के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं वो आवाजें मजबूत ना हो। तो हम आपको इस बारे में एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे तफसीली कि किस तरह से ये धीरे धीरे एक के बाद एक कई लोगों को अपना शिकार ये जो माहौल है वो बनाता चला जा रहा है। लेकिन इस माहौल के बावजूद जो हक की आवाज है वो लगातार बुलंद है, उसे कहीं से कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है। उस आवाज को वक्ती तौर पर दबाने की कोशिश जरूर। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं मसूद हाशमी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका इस्तकबाल है मसूद हाशमी साहब, और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे एक एक करके। पहले हम मसूद साहब से बात कर लेते हैं। मसूद साहब, ये बदलते माहौल में और इस बदलते पस मंजर में क्या समझा जाए जो फैज का माफ कीजिएगा, फैज का एक मिसरा याद आता है कि बोल कि लब आजाद हैं तेरे। क्या इसके मिस्दाक अभी ये रिवायत चलेगी या इस पर एक आंच आ जाएगी जिस तरह से हमले हो रहे हैं? मसूद साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अब आवाज मिली है, लेकिन अभी अब हमें एंकर की आवाज नहीं मिली। जी मसूद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विशाल बोल रहा हूं। आपकी आवाज मिल रही है जी, मुझे। मेरा सवाल ये था कि ये जो माहौल तेजी से इस तरह से बदल रहा है और एक के बाद एक कई नाम हैं जिनको इस बदलते माहौल ने अपना निशाना बनाया, अपना शिकार बनाया है, इस बीच ये जो सच की हिमायत में और बुराई के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, इस आवाज पे क्या कुछ असर पड़ जाएगा? क्या खौफ का साया और मजीद गहरा हो जाएगा? नहीं, देखिए, जहां तक जिन लोगों का जो काम है वो लोग अपना काम बराबर करते रहेंगे। जी। कुछ लोगों का काम है नफरत फैलाना, लोगों को डराना, और कुछ लोगों का काम है मोहब्बत फैलाना और नफरत के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होना। जी। तो जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो नफरत फैलाते रहेंगे।
इस वक्त इनको मौका ज्यादा मिल गया है, चूंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं माफी के साथ और पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त उन लोगों का साथ दे रहा है जो देश को बांटने का और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यहां कोई ये बात सोच ही नहीं रहा कि हम 20वीं सदी से आगे बढ़कर हमें खलाओं में जाना है, हमें सैयारों की पास जाना है, हमें तरक्की करनी है, हमें लोगों के पूरी दुनिया में हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हिंदुस्तान के लोग जो हैं, जो हिंदुस्तानी ब्रेन है, उसने पूरी दुनिया में इस वक्त अपना लोहा मनवा लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही ब्रेन जब हिंदुस्तान में आता है तो फिर वो नफरत की बात करता है, नफरत की बात सोचता है। तो ये लोग जितना भी चाहे आवाज को दबाना, ये आवाजें दबने वाली नहीं है। एक उमर खालिद को अगर मार देंगे तो 1000 उमर खालिद खड़े हो जाएंगे। एक स्वामी अग्निवेश पर अगर ये हमला करेंगे तो मैं समझता हूं कि दूसरे सिर्फ ये मामला मुसलमानों का भी नहीं है जी। गौरी लंकेश मुसलमान नहीं थी, स्वामी जी मुसलमान नहीं है। ये जो हक की बात बोले और जो हक की तरफ बात करे, ये उसको निशाना बनाना चाह रहे हैं और ये उसको दबा नहीं पाएंगे। ये मेरा ऐसा मानना है आजम साहब जी। मसूद साहब, आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ कुछ देर में और कई मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले एक हम रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को समझ में आए कि दरअसल आज जो हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मौजू क्या है और कैसे ये फहरिस्त में एक के बाद एक नाम जुड़ता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जैसा आप कह रहे हैं कि वो उनका काम है, वो नफरत फैलाएं, हमारा काम जो है वो हम करते रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए पहले। गोली पर गोली ये कोई नई इस्तिलाह नहीं है। कई इंटेलेक्चुअल इसका शिकार हो चुके हैं। सोमवार को दिल्ली में भी इसका एक नजारा देखने को मिला, जहां जेएनयू के उमर खालिद पर हमला हुआ। वो भी हमला ऐसी जगह हुआ जहां जमहूरी निजाम के तहत बेफिक्र होकर अपने ख्यालात का लोग इजहार करते हैं। लेकिन उमर पर इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमला क्या डराने की साजिश है या वाकई हमला? क्या अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी कोई अपनी बात करने आएगा तो डर के माहौल में आएगा? डर का माहौल पैदा करने की ये नई कोशिश नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नजरियात की बिना पर मौत की घाट उतार दिया गया। 20 अगस्त 2013 को नरेंद्र दाभोलकर का उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो सुबह चहलकदमी के लिए शहर के पुल के पास से गुजर रहे थे। दाभोलकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नामी एक एनजीओ के जरिए कौम परस्ती के खात्मे के लिए काम करते थे। 16 फरवरी 2015 को गोविंद पंसारे का कत्ल किया गया। कलबुर्गी 30 अगस्त 2015 को नामालूम शख्स की गोली का निशाना बने। सुबह 8:40 पर 2 नामालूम अपराध उनके घर पहुंचे, जिनमें से एक ने इनके सर में गोली मारी। वो कई बार हिंदू तंजीमों जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तनकीद का शिकार हो चुके थे। गौरी लंकेश को 5 सितंबर 2017 को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। गौरी बेंगलुरु में मुकीम थी और मुकामी जबान कन्नड़ा में एक हफ्तेवारी जरीदा भी निकालती थी। गौरी लंकेश दाएं बाजू के ख्यालात के हामी, हिंदुओं की भी बड़ी नक़ाद थी। लंकेश दलितों के हुकूक के लिए भी मुहिम से जुड़ी हुई थी। हैरत की बात तो यह है कि इंटेलेक्चुअल और सामाजिक कामों से जुड़े उन लोगों के कत्ल पर कहीं जश्न मनाया गया तो कहीं इसे जायज ठहराया गया। तो कुछ ने सोशल मीडिया पर बाकायदा तहरीक चलाई और मुबारकबादी का सिलसिला भी जारी रहा। इनका कहना था कि उन्होंने उसका खात्मा कर दिया जो उनकी जबान नहीं बोल रहा था। सोशल मीडिया को देखकर ऐसा महसूस किया जा सकता है कि बड़ी तादाद है जो इस तरह के जराइम को जायज ठहराती है। भले ही ये कत्ल ना करे, लेकिन कातिलों की हौसला अफजाई पूरे जोश के साथ करते हैं। कलबुर्गी, दाभोलकर, पंसारे, गौरी लंकेश का कातिल कौन है, ये एक मुअम्मा बना हुआ है। पुलिस को अभी तक मुकम्मल कामयाबी नहीं मिल पाई है। फहरिस्त काफी लंबी है जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालिया दिनों में मारूफ समाजी कारकुन और मजहबी रहनुमा स्वामी अग्निवेश को भी निशाना बनाया गया और सरेआम बनाया गया। बदलते मंजरनामे का एक सच ये भी है कि चंद रोज कबल ही महाराष्ट्र एटीएस ने वैभव रावत समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन पर बम रखने और बनाने के साजो सामान के साथ साथ कई तकरीबी कार्रवाइयों की साजिश के इल्जाम है। वैभव की तस्वीर कई बीजेपी लीडरान के साथ भी गश्त कर रही है। एटीएस महाराष्ट्र के दूसरे अजला में भी तलाशी मुहिम में मसरूफ है। सवाल ये है कि क्या ये तमाम मामले अलग अलग हैं या इन सब की कड़ियां आपस में कहीं जाकर मिलती हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढ पाना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। और इसीलिए हमने आज जो मौजू है उसका नाम रखा, उसका उन्वान रखा है बोल कि लब आज़ाद है तेरे, लेकिन इसके साथ गौर कीजिएगा क्वेश्चन मार्क भी जुड़ा है। अब मसूद हाशमी साहब हालांकि सवाल का जवाब आपने पहले दे दिया कि जो उनका काम है वो करते रहेंगे, हमारा पैगाम जो मोहब्बत है हम उसे पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सवाल ये मसूद हाशमी साहब कि ऐसे माहौल में कि जब इंसान को अपने जान का खतरा हो, ऐसे में ठीक है कोई 1 2 3 4 जो अशखास हैं वो हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन जो कोशिश इसके पीछे गालिबन क्या ये है कि डर का एक ऐसा माहौल कायम किया जाए कि कोई बोलने को आगे आए ही ना? जी देखिए, कोशिश तो इन लोगों की ये ऐसी ही है जी कि कोई बोलने के लिए ना आए, लेकिन ये एक बड़ी माफी के साथ एक वजह और बताऊं, ये ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है वो भी खामोश हैं और जुल्म वो सह रहे हैं, जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं इसको लोग कह देंगे कि मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन अगर कहा जाए तो हाँ मैं चेतावनी दे रहा हूं कि एक हद तक आप जुल्म कर सकते हैं, एक हद तक आप किसी भी चीज को दबा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि देश के अंदर जो लोग अभी खामोशी से जुल्म सह रहे हैं वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दें, इस जुल्म के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें, तो फिर सोचिए देश के हालात क्या होंगे। अभी तमाम लोग सिर्फ मोहब्बत की जुबान बोल रहे हैं और मोहब्बत से, बहुत प्यार से, बहुत एतमाद के साथ, बहुत सब्र के साथ अपने होने वाले जुल्म को सह रहे हैं। और हिंदुस्तान का परचम, हिंदुस्तान में जो मोहब्बत और यगानगी का एक जो चलता चला आया है हिंदुस्तान में एक तर्ज, उसके ऊपर अभी तक लोग कायम हैं और वो चलना है। और मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से अपील करता हूं, मीनाक्षी लेखी कल जब वहां पर गई हैं तो उन्होंने जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी पुलिस को और दूसरे लोगों को, और ये उन्होंने पूरे की पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा दिए। जो वहां हमला हुआ है, खालिद उमर की जान बची है, उसके साथ उनको सिंपैथी नहीं है, बल्कि वो ये कह रही हैं, मतलब एक सिटिंग एमपी सांसद की, और संसद के करीब, इतने करीब ये हमला हुआ। और कब हुआ? जब 15 अगस्त मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि वो जरा सी अलर्ट होती और सोचती कि कहीं इसके तार रावत से तो नहीं जुड़े हुए जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने बल्कि उल्टा सवाल उठा दिया उमर खालिद पे, जिसके के ऊपर हमला हुआ, और वो कहना ये चाह रही हैं कि उमर खालिद ने हमला अपने ऊपर खुद करवाया है। मैं पूछना चाहता हूं मीनाक्षी जी से और उनकी पार्टी से, उनकी मानसिकता वाले लोगों से, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, वो कब तक इस तरह से डिस्टोर्ट करते रहेंगे लोगों को, और कब तक वो गुमराह करते रहेंगे, जुमले देते रहेंगे? हिंदुस्तान एक प्यार का एक ऐसा देश है, प्यारा खूबसूरत गुलदस्तान, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर चले आ रहे हैं, रहते चले आ रहे हैं। इनको मैं हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त कर रहा हूं, इनको मोहब्बत से रहने दो, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। जी तो बोल के लब आज़ाद है तेरे, इस उन्वान के तहत आज हमारा ये गुफ्तगू ये हमारी चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ मसूद हाशमी सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हैं दिल्ली स्टूडियो से, साथ ही हमारे साथ उमर खालिद भी जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे खुर्रम के साथ हैं वो। खुर्रम, उमर से मैं कुछ सवाल करना चाह रहा था कि क्या उमर को अब डर लग रहा है? बिल्कुल, मेरे साथ उमर है, हम उस सवाल पूछ लेते हैं। उमर, एक शख्स की काफ़ी हद तक पहचान हुई है, फुटेज भी जारी हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में आया है, क्या आपको डर लग रहा है? देखिए, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूं, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, और अगर इंसान के ऊपर बंदूक तानी जाएगी तो ये लाजमी है कि उसको डर लगेगा अपनी जान बचाने का। लेकिन इतना डर नहीं लग रहा कि मैं चुप हो जाऊंगा या मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगा। आई थिंक ये जो पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, ये उन लोगों के खिलाफ बनाया जा रहा है जो सवाल पूछ रहे हैं लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और उनको अलग अलग तमगे लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद, बिल्कुल झूठ के आधार पे ये बोला जा रहा है कि ये देश विरोधी लोग हैं, और ये पूरा एक माहौल पैदा करता है जब यहाँ इस किस्म की घटनाएं होती हैं। तो ये लड़ाई जारी है, सच की लड़ाई जारी है, और जो तमाम लोग मुझे देशद्रोही बोलते हैं, मैं उनसे ये चैलेंज करता हूँ कि इस बात को वो कोर्ट में प्रूफ करें। मैं बहुत सीना तान के बोलता हूँ कि मैं कंप्लीटली इनोसेंट हूँ,
मैंने कोई देश विरोधी नारा नहीं लगाया है, और जिन लोगों को लगता है मैंने देश विरोधी नारा लगाया है तो मैं उनसे ये डिमांड करता हूं कि आप ये अपील कीजिए, दिल्ली पुलिस आरोप पत्र दर्ज करे। ये सवाल पूछिए 2.5 साल से दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दर्ज क्यों नहीं किया है? क्या आप भी जानते हैं कि ये छोटा झूठा मुकदमा है जो कोर्ट में जाकर साबित हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ टीवी में आके बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लिए बिना इस किस्म का दुष्प्रचार कर सकते हैं टीवी में या इंटरनेट पे? तो ये दुष्प्रचार को बंद किया जाए, और ये दुष्प्रचार लोगों की जिंदगी ले सकता है। कल जिस तरह से सारी चीज़ें घटी, आप कहीं ना कहीं तनाज़ात में, विवादों में पहले से रहे हैं। कभी आपकी पीएचडी की जो थीसिस है वो जमा नहीं होती, कभी दूसरे मसले आते हैं, कभी नारेबाजी का मसला आता है, कोर्ट में चला जाता है मामला। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जेएनयू निशाना है या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स निशाना है? देखिए, पहली बात, नारेबाजी का मसला, ये मसला अभी तक पुलिस नहीं बोल पाई है कि नारेबाजी हुई या नहीं हुई, हुई तो किसने लगाई, ये बात पहले पुलिस को बोलना पड़ेगा। तो मैं किसी नारेबाजी के मसले में नहीं शामिल हूं, कोई नारेबाजी की बात में पुलिस आरोप पत्र दर्ज नहीं कर पाई है। जहां तक बात है कि विश्वविद्यालयों पे हमला करने की, तो आपको याद होना चाहिए 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई थी, सबसे पहला विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कहीं हुआ था तो इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों में हुआ था, एफटीआईआई में, एचसीयू में, जेएनयू में, जादवपुर में, इलाहाबाद में, बीएचयू में। और छात्र नौजवानों ने आके बात बोली थी कि जो युवा विरोधी, छात्र विरोधी, जन विरोधी सरकार है जो हमारे विश्वविद्यालयों पे हमला कर रही है, हमसे शिक्षा छीन रही है, हमें नौकरियां नहीं दे रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो अलग अलग जुमले इन्होंने बात किए थे। तो ये जो चुनौती छात्रों ने दी है वो इसलिए छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं और शिक्षा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कल से जब पूरी फायरिंग हुई, आपने बताया भी कि फायर किया गया, लेकिन कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कई ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं कि पूरी कहानी फेक है, फायर हुआ नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ आई, कुछ कह रहे हैं आवाज़ ही नहीं आई। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। और फिर क्या आपने सुरक्षा दिल्ली पुलिस से मांगी है? देखिए, पहली बात जो आपने बोला कि ये बात फेक है या नहीं, आई थिंक जो ये लोग बात बोल रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा ट्विटर पे, कुछ लोग सांसद भी हैं बीजेपी की दिल्ली से ही, उन्होंने भी ऐसे बोला कि प्रोपेगेंडा है, बड़ी छोटी बात को बड़ा बना रहे हैं। क्या वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं? क्या ये लोग जो ट्विटर पे हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 307 पे और आर्म्स एक्ट के अंदर, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज किया, जैसे आपने शुरुआत में बोला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमला किया। तो पुलिस क्लियरली बोल रही है कि हमला हुआ है। उसके बाद तो हमने देखा है कुछ लोग हैं, अगर मैं मर जाता, अभी मैं जिंदा हूं, इस बात को उनको बहुत दुख है, तो अभी बोल रहे हैं कि हमला कभी हुआ ही नहीं, मैंने ही करवाया। अगर मर जाता तो बोलते नक्सलियों ने करवाया। खुर्रम, एक सवाल जरा मेरी तरफ से पूछिए कि पिछला जो मामला था जिस पे आपने सवाल बाज़ाब्ता कर लिया है, उस मामले के बाद अब के जो मामला है, जो कल का हालिया वाकया है, क्या उमर खालिद को ये लग रहा है कि उन्हें पुलिस जो है वो वाकई सही तौर से पूछताछ कर रही है, और क्या उमर खालिद को ये उम्मीद है कि जो भी हमलावर है वो पुलिस के शिकंजे में आ जाएगा? एक सवाल ये है कि आपको कल काफी देर तक आप जो है पुलिस के पास रहे, एक तो क्या इतनी देर तक क्या चलता रहा, और क्या जिस तरह से पुलिस जिस ट्रैक पर काम कर रही है, क्या आपको उम्मीद है उसको पकड़ लेंगे? शनाख्त तो अभी उन्होंने करने का दावा वो लोग कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल आपको पुलिस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगता है। पुलिस ने बोला था कि अगर कोई चीज़ के लिए मुझे वो चाहेंगे तो मुझे फिर से कम्युनिकेट करेंगे। मैं रात में 10 बजे आया, उसके बाद से उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है। सुबह पुलिस वाला आके एफआईआर का कॉपी दे दिया था, बिकॉज उस समय एफआईआर का कॉपी नहीं बना था। जहां तक बात है कि इतनी देर तक क्या चल रहा था, पुलिस मेरा बयान रिकॉर्ड कर रही थी, एक्सटेंसिवली बयान रिकॉर्ड कर रही थी, उस वेपन को एग्जामिन कर रही थी जिसके अंदर से गोलियां भी निकली, लोडेड वेपन था। जो वहाँ आई विटनेसेस थे उन सबका बयान ले रही थी, क्योंकि इतना संगीन मामला है। दिल्ली में एक सेंट्रल लोकेशन में, एक ऐसी जगह जहां पहले ही सिक्योरिटी ज्यादा होता है, 15 अगस्त में और ज्यादा होता है, संसद से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का भी एक प्रोग्राम चल रहा था उसी जगह। इतना सीरियस मामला है तो इन्वेस्टिगेशन में और इसमें बयान लेने में तो मुझे लगता है लाजमी है कि इसको टाइम लगना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है। हमने देखा था वहां पर जो बीजेपी की सांसद थी मीनाक्षी लेखी, वो शायद आपके पास आई थी। देखिए, मीनाक्षी लेखी मेरे पास आती हैं, मुझे पता नहीं उनका क्या लोकस स्टैंड आई है, वो एकदम से मेरे बीच में घुस जाती हैं। जब पुलिस वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुझसे पूछ रही थी, इमीडिएटली 5 मिनट बाद क्या हुआ, एकदम से घुस जाती हैं, मुंह बना के इधर उधर घूमती हैं। मैं बोलता हूँ आपका क्या लोकस स्टैंड आई है आने का, यू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेट मी टॉक टू द पुलिस। बोला आई एम अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, आई हैव कम फॉर योर विद योर कंसर्न। बाहर जाके बोलती है प्रोपेगेंडा है। ठीक है, क्लियरली चलिए हम फिर बात करेंगे। खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे अहम बात यह है कि उमर खालिद का कहना है कि जो जिम्मेदारी या जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल दरअसल उन पर नहीं, पुलिस से ये सवाल किया जाना चाहिए कि कातिल क्या जो हमलावर था वो कत्ल के इरादे से ही आया था या फिर ये कि वो सिर्फ एक डर बनाना चाहता था, वो कौन था? चूंकि हालिया जो वाकयात हुए हैं
उसमें उसकी एक कड़ी जुड़ रही है। अपने आपको एक इससे पहले रिपोर्ट दिखाया तो यही बताया कि किस तरह एटीएस ने महाराष्ट्र में भी कार्रवाई की है, तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन सब का आपस में लिंक है या ये अलग अलग मामले हैं। पुलिस को इन तमाम तरह के सवालों का जवाब ढूंढना है। मसूद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, आपने भी सुना होगा कि एटीएस मुंबई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और वो उनका जो उनका लिंक है वो कई सख्तगीर तंजीमों से जुड़ा बताया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक इंडिविजुअल केसेस है सारे के सारे, या फिर इन सब में कोई लिंक है? मतलब आपकी सोच किस तरफ जाती है आप जैसे लोगों की जो सच के को लेकर आवाज उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूं कि इतना बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद किया गया और बाकायदा एटीएस ने छापामारी की है और अभी भी छापामारी जारी है, एटीएस ने पकड़ा है। लेकिन अभी भी न्यूज चैनल्स के ऊपर कोई डिबेट इसको लेके नहीं हो रही। किसी ने अभी तक बुलाया नहीं है लोगों को कि यहां पर आके बात करो कि भाई ये जो इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया है, रावत पकड़े गए हैं और इनके साथ साथी पकड़े गए हैं, ये इनका मंशा क्या थी, वो भी 15 अगस्त के करीब। अभी टीवी के ऊपर बहुत प्रचार किया गया कि पाकिस्तान के 3 आतंकवादी, उनके नाम बताया गया कि ये 3 आतंकवादी दिल्ली में आ चुके हैं और इनका ऐसा ऐसा करने का इरादा है। तो मैं दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपाना चाहता हूं कि उनको यह पता चल गया कि 3 आतंकवादी आ गए, लेकिन अभी तक वो आतंकवादी कहां है, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? जहां से आपको ये सोर्स पता चलती है कि आतंकवादी आ गए, वहीं से आप उन लोगों को फॉलो क्यों नहीं? आप क्यों अपने ऊपर सवाल उठवाते हो? और जहां तक ये उमर खालिद का बेचारे का मसला है, ये क्या कहेंगे? पुलिस की मंशा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, बिलखुसूस वहां और सेंटर में यानी कि दिल्ली के अंदर पुलिस बीजेपी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। अगर हम पुलिस से ये उम्मीद करें कि पुलिस को इंसाफ का काम करेगी, तो मैं समझता हूं ये सिर्फ हमारी खाम ख्याली होगी और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एटीएस ने ही जो अभी कार्रवाई की है और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बहुत सारे ऐसी अशिया बरामद हुई है जिसमें बताया गया है कि बॉम्ब है, बम बनाने के साजो सामान है। वो एक दीगर मामला हो सकता है। मेरा कतई मकसद उसको और उमर खालिद के मामले को लिंक करना नहीं है, ये पुलिस का काम, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे जहन में बातें उठती हैं क्या जब लोगों के खिलाफ, आप जैसे लोगों के खिलाफ, जो लोग भी जैसे स्वामी अग्निवेश हैं या बहुत सारे दूसरे ऐसे लोग हैं जो किसी तरह की एट्रोसिटीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, क्या उनके जहन में ऐसी बातें चली होंगी कि कहीं इसका मामला कोई जुड़ा हुआ तो नहीं है? नेचुरली उठती हैं और ये साबित भी हो रहा है कि गौरी लंकेश के कत्ल का उन लोगों से कुछ ताल्लुक था, ऐसा होता है। लेकिन देखिए, मैंने जो रीजनल पुलिस है मैं उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन जो हमारी सुपीरियर अथॉरिटी है, एटीएस है, एनआईए है, इन लोगों के हमें अभी भी इन पे विश्वास है कि ये लोग बड़ी सफाई के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं और हम बिल्कुल ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं कि जो हिंदुस्तान की मोहब्बत को, हिंदुस्तान के दिफा को जो खतरा है उसको जो लोग पेशबंदी करते हैं और ऐसे लोगों को अरेस्ट करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन मैंने बात बताई आपको, पुलिस, रीजनल पुलिस, चाहे वो हमारी दिल्ली पुलिस हो या और दूसरी स्टेट की पुलिस हो जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहां हमें थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं। नदीम जुड़ गए हमारे साथ, जिन्होंने कल ये ऑर्गेनाइज किया था पूरा प्रोग्राम खौफ से आजादी। नदीम, खौफ से आजादी आपने ऑर्गेनाइज किया था एक प्रोग्राम वहां पर, लेकिन जो वहां सिचुएशन क्रिएट हुई और जिस तरह के हालात सारे पेश आए, वहां रिवॉल्वर मिलता है और हमला होता है उमर पे, क्या लग रहा है खौफ से आजादी का आपका मिशन पूरा होगा? देखिए, जो हमारा प्रोग्राम का थीम था कि ये जिस तरह से देश के हालात हो रखे हैं और एक इंसान अपना डिफरेंस नहीं रख सकता है, अपना डिसेंट नहीं रख सकता है, अपना विरोध नहीं दर्ज करा सकता है, वो और उसको खौफ है कि अगर वो अपना विरोध दर्ज कराएगा तो उसका मॉब लिंचिंग हो जाएगा और उसकी पिटाई हो सकती है। और इसी खौफ से आज़ादी के तहत हमने उन तमाम परिवारों को, जिसमें राधिका वेमुला से लेकर फातिमा नफीस और अलीमुद्दीन की पत्नी, जुनैद की माँ, ये तमाम पीड़ित लोग आए हुए थे। और ये कल जिस प्रकार की घटना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हुई, उन्होंने ये बता दिया कि वाकई हम खौफ में हैं। जिस तरह की घटना थी उसने साबित किया कि इसी खौफ से हमें आज़ादी चाहिए, जिस खौफ से आज़ादी के लिए हम वो प्रोग्राम कर रहे थे। लेकिन ये जो माहौल पैदा किया है, वहाँ मैं एक इशारा करूँगा
एक सवाल और, जो कुछ हुआ वो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए से भी लोगों तक पहुंचा, आप लोग भी देख समझ रहे हैं। वक्त की थोड़ी कमी है, देर से जुड़ पाए हैं आप लोग। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है, आगे क्या नजर आ रहा है इस वाकये के बाद? पुलिस की जो जांच है वो अपनी तरफ चल रही है, एक तस्वीर भी सामने आई है सीसीटीवी फुटेज से, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये जो हक के सपोर्ट में, हिमायत में ये जो आवाज उठी थी वो और बुलंद होगी या पस्त पड़ेगी? देखिए, ये आवाज़ और बुलंद होगी। जो लोग, जिन लोगों के पास तर्क का कोई जवाब नहीं होता, जिन लोगों के पास लॉजिक का कोई जवाब नहीं होता, उनके पास में आइडियाज़ का कोई जवाब नहीं होता, वही लोग हिंसा अपनाते हैं। और कल के इस हमले ने हम लोगों के कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप किया है। और खौफ से आज़ादी जो हमने दिल्ली में ये प्रोग्राम किया था, अब इसी प्रोग्राम को लेके पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे और उन पीड़ित परिवारों के साथ जाएंगे जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी और माहौल में बदलाव हो, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो जो खौफ से आज़ादी का प्रोग्राम हमने कल दिल्ली में किया था, कल इस घटना के बाद हम लोगों ने तय किया है कि अब हम पूरे देश में इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। जी, लेकिन एहतियातन मुझे लगता है कि आपको अब एहतियातन पुलिस से सिक्योरिटी की बात भी कर लेनी चाहिए, अगर जहां कहीं भी आप लोग ऐसा प्रोग्राम करें। माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कैद है, हमें यहां पर रुकना पड़ेगा। और शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त दिया, और नाज़रीन का भी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।